हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क कार्स आईपीओ के बारे में, जो कि 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है। तो चलिए हम जान लेते हैं इस कंपनी के वर्क के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसे है और कंपनी का रिजल्ट और आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी और जो लग्जरी कार है इनकी डीलर कंपनी है, अर्थात यह भारत में मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वैक्सवैगन की डीलरशिप रिटेल व्यवसाय करती है, अर्थात इनकी कंपनियों की ये कारें बेचती है। लैंडमार्क कार्स नए वाहनों की बिक्री करती है और बिक्री के बाद अन्य सेवाएं जैसे मरम्मत, बीमा, सर्विस आदि सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। 2021 तक देखा जाए तो इसके 8 भारतीय राज्यों में 112 आउटलेट्स हैं, जिसमें से 61 जो आउटलेट हैं वो बिक्री शोरूम हैं और जो 51 हैं वो बिक्री के बाद जो सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं वो आउटलेट्स हैं। अर्थात 61 है हमारे बिक्री शोरूम है और जो 51 हैं वो हमारी सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले हैं, जैसे मरम्मत सेवा हुआ, सर्विसिंग हुई, बीमा हुआ, इनके लिए 51 आउटलेट्स हैं। तो काम तो लगभग समझ में आ ही गया होगा। और अगर देखा जाए तो लैंडमार्क कार जो कार्स हैं यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित इनमें लगभग 31 शहरों में इसका व्यवसाय फैला हुआ है। और यह पुराने वाहनों की बिक्री बीमा भी करती है और यह अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल का भी काम देखती है। और जो ये कंपनी आईपीओ ला रही है इसके तहत जो पैसा खर्च करेगी वो अपना कर्जा चुकाने में खर्च करेगी और जो कारपोरेट विस्तार के लिए भी अर्थात कंपनी को बढ़ाने के लिए भी पैसे खर्च करेगी। तो काम को लगभग समझ में आ ही गया होगा कि ये कारों की बिक्री करती है तथा उनकी सर्विस, बीमा, मरम्मत आदि काम करती है। तो काम धाम तो इसका बहुत बढ़िया है और सदाबहार काम है जो हमेशा रहने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। चलिए हम जान लेते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो जैसा हम जान ही रहे हैं कि आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 15 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। और अगर इसका अलॉटमेंट देखें तो 20 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट है और जो लिस्टिंग डेट है वो 21 दिसंबर को इसकी 23 अर्थात 23 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। और जैसा और देख ले रहे हैं जो आईपीओ साइज है हमारा 346 करोड़ का आईपीओ साइज है और जो प्राइस बैंड रखा गया 256 से 270 के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और जो इसकी लिस्टिंग है एनएसई बीएसई दोनों में होगी और एक आईपीओ खरीदने के लिए आपको लगभग 14,000 से 15,000 रुपए के बीच खर्च करने पड़ेंगे। इतना लगभग सभी आईपीओ में ही खर्च करना पड़ता है। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके फंडामेंटल अर्थात रिजल्ट के बारे में। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि मार्च 2019 से हम मार्च 2022 में जैसा देख रहे हैं तो एसेट से हमारे लगातार बढ़ रहे हैं 1008 करोड़ से 1085 करोड़ हो गए हैं और जून 2022 में देखते हैं तो 1209 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू जैसा हम देख रहे हैं तो रेवेन्यू भी हमारा बढ़ा ही है, लेकिन रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ा है। मार्च 2019 में देखते हैं तो 2834 करोड़ था और मार्च 2022 में देखते हैं तो 2989 करोड़ है। और ये जून में है अर्थात मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून यानी 3 महीने का भी रेवेन्यू ठीक ठाक है, 801 करोड़ का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2019 में देखते हैं तो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी अर्थात 24 करोड़ का घाटा हुआ था। और जैसा हम देख पा रहे हैं मार्च 2022 में इसने 66 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और जून 2022 में देख लेते हैं अर्थात 3 महीने में ही इसने 18 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। नेटवर्थ देख लेते हैं तो मार्च 2019 में देखते हैं तो इसकी नेटवर्थ 187 करोड़ थी और जो कि बढ़कर मार्च 2022 में देखते हैं 246 करोड़ हो गई और जून 2022 में ही देख लेते हैं तो 268 करोड़ इसकी नेटवर्थ हो गई है बढ़कर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब इस पर उधारी देख लेते हैं, बोरिंग। तो जो मार्च 2019 में देखते हैं तो इसका 478 करोड़ का उधारी थी इसके पास और अभी देख लेते हैं मार्च 2022 में तो 308 करोड़ की उधारी थी, जो कि बढ़कर जून 2022 में 464 करोड़ की उधारी हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, क्योंकि थोड़ा सा ये बोरोइंग हमारी
बढ़ गई, यानी 308 से 464 करोड़ हो गया है। तो जैसा ये कंपनी आईपीओ ला रही है, तो आप जानते ही हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी वो कर्जा चुकाने में कुछ खर्च करेगी और कुछ पैसे अपने कारपोरेट विस्तार अर्थात कंपनी के विस्तार के लिए खर्च करेगी। और यही इसका प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट यही है, इसका देखते हैं एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ बढ़ रहा है और कंपनी भी बढ़िया है, सदाबहार सेक्टर है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा उधारी है और उधारी के साथ साथ में हल्का सा उधारी इसकी बढ़ गई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। और बाकी तो कंपनी ठीक ठाक है। और चलिए हम जान लेते हैं इसकी ग्रे मार्केट में मांग कैसे चल रही है। तो ग्रे मार्केट में इसकी विशेष मांग नहीं चल पा रही है। ग्रे मार्केट में देखते हैं 50 रुपये पर शेयर इसकी मांग चल रही है, यानी और ये 29 शेयरों का एक लॉट है, तो 29 गुना 50 करके देखते हैं तो लगभग 1450 रुपये जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 10% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी प्रॉफिट कुछ खास अभी नहीं दिखा रहा है। तो ग्रे मार्केट में तो विशेष मांग चल नहीं रही है। और फिर भी अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करना है तो अंतिम दिन ही अप्लाई किया करें। तो उसकी ग्रे मार्केट की मांग देख लीजिए कैसी है और इसको सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है वो भी देख लीजिए। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अगर किसी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 15 गुना से ज्यादा है तो इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया करें। और जो ग्रे मार्केट में मांग है वो कम से कम 15% रहनी चाहिए, अर्थात 15% जैसा प्रॉफिट दिखाना चाहिए ग्रे मार्केट में मांग जीएमपी, तभी अप्लाई किया करें, तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और भी जो 2 आईपीओ आ रहे हैं हमारे 12 दिसंबर को, उनका भी हमने वीडियो बना के डाल दिया है। पहला हमारा तुलाबिन आर्ट्स है और एक और आईपीओ आ रहा है तो उसका भी हमने वीडियो बना के डाल दिया है, तो रिव्यू का वीडियो आप देख लीजिए। और कंपनी तो बढ़िया है, मैं देखता हूँ अंतिम दिन ही अप्लाई करता हूँ कोई भी आईपीओ हो। और दोस्तों कल के दिन अर्थात सोमवार को यूनिपास इंडिया का आईपीओ है वो लिस्ट होने जा रहा है। तो मैंने इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो मुझे एक लॉट मिल चुका है। तो अगर आपने भी अप्लाई किया हो तो कल के दिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया शेयर है ये। और फिलहाल मैं तो कल के दिन जितना भी प्रॉफिट होगा वो लेके निकल लूंगा। और अगर फिर भी अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।